Okay, so now we will be starting a problem solving session on work power energy. Okay, तो यहाँ पे हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे वर्क पावर एनर्जी से रिलेटेड, जिसमें से पहला क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा. सो बिफोर अटेंडिंग दिस सेशन प्लीज मेक श्योर दैट यू हैव सीन द वीडियो लेक्चर्स ऑफ मी ऑफ दिस चैप्टर, है ना. ओके, चलो चालू करते हैं. सो वी आर गिवन अ ब्लॉक ऑफ मास m. ओके, इट इज लाइंग ऑन अ फ्रिक्शन कोएफिशिएंट म्यू दिया हुआ, फ्रिक्शनलेस फ्लोर नहीं है, फ्रिक्शन कोएफिशिएंट इज म्यू and we are applying the force F at an angle theta to the horizontal to it. Okay, the block is moving at a constant velocity and it is displaced by a displacement d. ठीक है, constant velocity पे move कर रहा है इस force की वजह से, और इसको हमने d distance पे move कर लिया. So calculate the work done by force F in this process. ठीक है, क्वेश्चन समझ आ गया. तो अब अपन को यार एकदम टॉप टू बॉटम चलना है इसमें. तो सबसे पहले क्वेश्चन समझते हैं कि इसमें ऐसा क्या और क्यों हो रहा है. तो सबसे पहले ये बोला कि फोर्स लग रहा है और कांस्टेंट वेलोसिटी में मूव हो रहा है. इसका क्या मतलब है? अब फोर्स लग रहा है तो एक्सेलरेशन होनी चाहिए, नहीं हो रही है. क्यों? क्योंकि यहाँ पे फ्रिक्शन भी बैठा हुआ है. फ्रिक्शन हो सकता है अपोजिंग फोर्स दे रहा हो, इस वजह से ये F की जो कंपोनेंट है हॉरिजॉन्टल उसको अपोज कर रहा है, एंड बिकॉज ऑफ दैट द ब्लॉक इज मूविंग एट अ कांस्टेंट वेलोसिटी. ओके, सेकंड थिंग ये कि डिस्प्लेसमेंट अपन को दिया हुआ है. तो अपन को वर्क का फॉर्मूला क्या होता है याद करो. वर्क होता है क्या? F.dr. ठीक है, इसका इंटीग्रेशन फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट टू द लास्ट पॉइंट. ठीक है, डॉट प्रोडक्ट. तो अब यहाँ पे अपन देखते हैं कि यार एकदम टॉप टू बॉटम चलना है. वर्क पूछा है, वर्क का फॉर्मूला लिख डालो. अब अपन को क्या निकालना है? अब देखो एक बात बताओ, डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में है? इस डायरेक्शन में हुआ है d, और फोर्स किधर है? एक तो इधर वाला कंपोनेंट है Fy और एक है Fx. तो अब अपन को Fy तो लेना ही नहीं है. पता है क्यों? क्योंकि वर्क हमेशा जो पैरेलल वाला कंपोनेंट होता है ना डिस्प्लेसमेंट के, वही करवाते हैं, बिकॉज यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट है. जो परपेंडिकुलर वाला जो कंपोनेंट है ना इसका Fy, वो वाला अपन हटा देंगे. केवल पैरेलल वाला जो कंपोनेंट है जो क्या हो जाएगा F cos थीटा. अपन केवल इसी को कंसीडर करेंगे. क्यों? क्योंकि परपेंडिकुलर वाला जो कंपोनेंट है वो कभी वर्क नहीं करता, ये मैंने आपको बताया हुआ है पहले. ठीक है, क्योंकि थीटा 0 थीटा 90 डिग्री हो जाता है ना, तो F डॉट dx cos थीटा लगता है, तो F डॉट dx into cos 90 इक्वल टू 0 हो जाता है. इसलिए तो वर्क कितना हो जाएगा इसके अंदर? F cos थीटा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. इंटीग्रेशन करने की जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि फोर्स कांस्टेंट है, डी भी कांस्टेंट है आपका, तो निकाल दिया आंसर. तो यार ये तो आंसर ही आ गया अपना. अपन को डी पता है, हाँ बिल्कुल पता है, गिवन है. थीटा पता है, थीटा गिवन है. एफ, यार अब एफ की वैल्यू अपन को दी हुई नहीं है क्वेश्चन में, है ना. हमको इन चीजों के टर्म्स में निकालनी थी, है ना. तो अब एफ पता करने का आपका काम आ गया. ठीक है, तो टॉप टू बॉटम चलो. अपन ने सबसे पहले क्या लिखा कि भाई ये वर्क का फॉर्मूला ये है. फिर अपन देख लिया कि अरे इससे तो ये आ रहा है. अब इसमें सब पता है लेकिन एफ नहीं पता है कितना है, तो एफ अपन को निकालना है. तो f के लिए अपन कौन कौन सी इंफॉर्मेशन यूज कर सकते हैं जो अभी तक हमने यूज नहीं किया. अपन ने मास m की वैल्यू अभी तक यूज नहीं की है, हमने म्यू की वैल्यू अभी तक यूज नहीं की है, हमने इस इंफॉर्मेशन का भी अभी तक यूज नहीं किया कि v इक्वल टू कांस्टेंट है. तो मेरे को एक बात बताओ, v इक्वल टू कांस्टेंट का मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये है कि नेट फोर्स 0 है, तो कर दो 0. तो मास के ऊपर जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं सब बनाओ. तो पहले इस पे mg लग रहा है नीचे, एक इस पे नॉर्मल फोर्स लग रहा है ऊपर. ठीक है, एक इस पे लग रहा है f एट एन एंगल थीटा, और एक इस पे लग रहा है फ्रिक्शन म्यू n के बराबर. क्योंकि ये मूव कर रहा है, वेलोसिटी कांस्टेंट है, यानी कि इस पे कौन सा फ्रिक्शन लग रहा है? डायनामिक फ्रिक्शन. डायनामिक फ्रिक्शन की वैल्यू पर हमेशा म्यू इनटू n लेते हैं, पता है ना. नहीं पता है तो फ्रिक्शन चैप्टर में जाके देखो, वहां पर कुछ चीजें मिल जाएंगी एनालिसिस चैप्टर में. ठीक है, तो अब अपन बैलेंस करते हैं इसको. इसके ऊपर नेट फोर्स 0 है, तो पहले अपन वर्टिकल डायरेक्शन में देखते हैं. तो ऊपर कौन कौन से फोर्स है? तो n और f का ये वाला कंपोनेंट कितना हो जाएगा? ये f sin थीटा. ठीक है, इक्वल टू mg. ये अपने पास एक इक्वेशन है. और दूसरा कौन सा? हॉरिजॉन्टल फोर्स बैलेंस करो, तो F cos थीटा बराबर म्यू n. तो n कितना है यहाँ पे? F mg माइनस F sin थीटा, यानी कि F cos थीटा बराबर म्यू इनटू mg माइनस F sin थीटा. ठीक है, देखा है? बराबर समझ आ रहा है क्या किया मैंने? तो अब मैं यहाँ पे ये चीज हटा देता हूँ. इसके बाद अपन यहाँ आ गए, तो अपने पास F की वैल्यू आ गई फाइनली कितनी? म्यू mg अपॉन, बस इसको सॉल्व किया मैंने, cos थीटा प्लस म्यू sin थीटा. ये वाला कॉम्बिनेशन आपको बहुत देखने को मिलेगा फिजिक्स और इसके अंदर जो होता है ना फ्रिक्शन वाले में, cos थीटा प्लस म्यू sin थीटा. इस टाइप का कॉम्बिनेशन बहुत देखने को मिलेगा. ठीक है, तो जब ये दिखे तो आप थोड़ा बहुत समझ सकते हो कि हाँ भाई शायद सही चल रहे हैं जिंदगी में. ठीक है, तो अब अपन ने इसको इसके अंदर सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो वर्क कितना हो जाएगा? f इंटू cos थीटा d. तो f की वैल्यू इतनी है, वर्क इक्वल टू f इंटू cos थीटा d इंटू d cos थीटा, और ये आ गया आपका आंसर. ठीक है, वर्क निकल गया. तो इस क्वेश्चन से क्या इंसाइट लिया? सबसे पहले आपको टॉप टू बॉटम अप्रोच लगानी है कि सबसे पहले फॉर्मूला लिख डालो कि भाई जो निकालना है उसका आंसर कैसे आएगा.
कौन सा फॉर्मूला यूज होगा। मैं वर्क पूछा था, वर्क का फॉर्मूला लिख डाला एफ डी कॉस थीटा, तो उससे हमें साफ पता चल जाता है कि कौन सी चीज ढूंढनी है, क्योंकि आई थिंक अ लॉट ऑफ पीपल स्ट्रगल इन व्हाट इज द क्वेश्चन। ओके, अब क्वेश्चन आपने लिख डाला कि भाई एफ डी कॉस थीटा निकाल लिया, चलो बहुत बढ़िया, अब एफ फाइंड करना है। क्वेश्चन के अंदर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एफ की वैल्यू कैसे फाइंड करनी है, तो एक पाथ इजी हो जाता है। सो योर की इनसाइट इज फर्स्ट की टॉप टू बॉटम अप्रोच लेनी है। फिर मैंने दूसरी चीज क्या सीखी है कि आपको यहाँ पे देख लिया आपने कि इसमें जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है उसको आपने नहीं लिया, ये भी एक की इनसाइट आपको ध्यान रखना है कि जो पहले वाली चीज है उसी को लेना है, ठीक है। उसके बाद अपने फ्रिक्शन वगैरह यूज करके ये चीजें निकाल ली, ठीक है। तो ये आपका एक और की इनसाइट होना चाहिए। हालांकि आई थिंक मोस्ट इंपोर्टेंटली मैं यही बताना चाह रहा था, और बाकी चीज आप देख सकते हो। अब यार इसमें एक चीज और ओपन करते हैं जो मैं बहुत करता हूँ पेपर के अंदर, और जो मेरे फुल मार्क्स आए थे ना उसमें इसका काफी ज्यादा कंट्रीब्यूशन था, वो होता है फैक्ट चेकिंग ऑफ द आंसर। अब जैसे ये क्वेश्चन जेईई मेन में आता तो मैं इसको 1 मिनट में कर तो लेता, लेकिन फिर मैं आधा मिनट इस पे गुजारता कि यार ये क्वेश्चन मैंने सही सॉल्व किया है कि नहीं किया है। तो अपन थोड़ा सोचते हैं कि अगर थीटा की वैल्यू 90 हो जाए तो क्या होगा, मेरे भाई बताओ। 90 हो जाए यानी इसको ऊपर खींच रहा है, तो ऊपर अगर खींच रहा है तो कोई वर्क हो सकता है क्या, नहीं हो सकता है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट ही नहीं होगा। तो डाल के देखो, थीटा इक्वल टू 90 मैंने जैसे ही डाला यहाँ पे 0 आ गया तो वर्क 0 हो गया, बिल्कुल मैच हो गया। फिर अपन एक और क्या कि थीटा की वैल्यू 0 डाल के देखो, थीटा की वैल्यू 0 डाले तो मैक्सिमम नंबर ऑफ अमाउंट ऑफ वर्क आना चाहिए, ठीक है, मैक्सिमम वर्क आना चाहिए। तो उसके लिए क्या होना चाहिए, न्यूमरेटर ज्यादा डिनोमिनेटर कम। न्यूमरेटर यहाँ पे 1 0 पे मैक्सिमाइज हो जाएगा, बिल्कुल सही, और यहाँ पे आपकी मैक्सिमाइज हो जाएगा और ये वाली वैल्यू 0 हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं आप कह सकते हो कि हाँ एक रीजनेबल वैल्यू आ रही है, ठीक है। सो आप समझ गए होंगे। और यहाँ पे एक और चीज आप नोट करो कि जब अपन थीटा इक्वल टू 0 करेंगे तो वर्क इक्वल टू म्यू mgd है, व्हिच इज एग्जैक्टली इक्वल टू फ्रिक्शन इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब ये क्या हो गया, अब ये समझो क्यों हो रहा है, ये समझो क्यों हो रहा है, ठीक है। बहुत इंटरेस्टिंग चीज पता चलने वाली है, ऑप्शनल चीज है, बट समझो मैंने क्या बोला कि जब थीटा की वैल्यू 0 हो रही है ना तो ये वर्क डन एग्जैक्टली म्यू mgd के बराबर आ रहा है, व्हिच इज नथिंग बट द वर्क डन बाय फ्रिक्शन। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि देखो वेलोसिटी कांस्टेंट है, यानी कि डेल्टा t इक्वल टू 0 है, यानी कि वर्क एनर्जी थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, इस पे नेट वर्क डन जो है वो 0 होना चाहिए, यानी कि वर्क डन बाय फ्रिक्शन प्लस वर्क डन बाय नॉर्मल फोर्स प्लस वर्क डन बाय ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाय F इक्वल टू 0 होना चाहिए। वर्क डन बाय ग्रेविटी और नॉर्मल फोर्स अपन ये गिन नहीं रहे क्योंकि उस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हुआ ही नहीं है। तो यानी कि वर्क डन बाय फ्रिक्शन प्लस वर्क डन बाय कैपिटल F इक्वल टू 0 होना चाहिए, यानी कि वर्क डन बाय जो फ्रिक्शन है वो माइनस और वर्क डन बाय कैपिटल F हो जाएगा, ठीक है। यानी कि वर्क डन बाय कैपिटल F इक्वल टू माइनस वर्क डन बाय फ्रिक्शन हो जाएगा। वर्क डन बाय फ्रिक्शन निकालना बड़ा आसान है क्योंकि हमें उसकी वैल्यू पता है, म्यू mg है, इनटू d कर दिया, तो मतलब वो नेगेटिव वर्क है ना, माइनस म्यू mgd है वर्क डन बाय फ्रिक्शन, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट इधर फ्रिक्शन इधर, इसको माइनस कर दिया तो ये अपना आंसर आ जाएगा। तो ये चीज वैसे हालांकि दूसरे केस में भी आई थी, इस केस में तो ये जस्ट कुछ मैं बता रहा था कि ऐसी चीजें भी आप सोच सकते हो, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीज अप्रिशिएट हुई होगी। अपन नेक्स्ट क्वेश्चन एक और देखते हैं। तो अब अपन एक क्वेश्चन देखते हैं कि आप अपने पास यहाँ पे एक मेला है, उसमें यहाँ पे कार है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको मिल जाएगा कई सारी बुक्स वगैरह में। ये कार अपन ने नीचे डाल दी और यहाँ पे एक लूप डी लूप है, वो नहीं होता फेरिस व्हील, ठीक है। तो ये कार यहाँ पे जाएगी और ये जो है ये h हाइट पे स्थित है, ये जो हाइट है ना ये h है, मतलब ये जो हाइट है ये कार बेसिकली इस पॉइंट से h हाइट के ऊपर स्थित है, इसका जो भी सेंटर ऑफ मास है जो भी मानना है तुम्हें, जहां पे आप पॉइंट मानोगे ना इस कार का वो, और इसका रेडियस है r। आपको ये बोला है कि इस h की वैल्यू कितनी होनी चाहिए सच दैट इस कार को यहाँ से अपन जस्ट धक्का दे देना, जस्ट धक्का विद 0 वेलोसिटी, तो ये पूरा लूप कंप्लीट करके यहाँ तक आ जाए, ठीक है। समझ गए। तो यार ये एक अच्छा क्वेश्चन है, इसमें आप मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स एक साथ सीख जाओगे तो ध्यान देना, ठीक है। तो ये इट इज वेरी सिमिलर टू दैट पेंडुलम वाला क्वेश्चन कि पेंडुलम को कितनी स्पीड से मार के पूरा सर्कल कंप्लीट हो जाए, वेरी सिमिलर टू दैट, थोड़ा सा बस अलग फंडा है इसमें। तो देखो अपन को यहाँ पे क्या क्या टूल्स यूज करने हैं, हम एक यहाँ पे क्या क्या यूज कर सकते हैं, NLM यूज कर सकते हैं, ठीक है। एक अपन यूज कर सकते हैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यूज कर सकते हैं, और कुछ दिमाग में आ रहा है क्या, नहीं, तो अपन इन्हीं को यूज करके आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पे एक बात ध्यान रखना कि सब कुछ फ्रिक्शनलेस वगैरह दिया हुआ है, तो ये बेसिकली क्या है, यहाँ पे तुम मान लो कि कार यहाँ से जाएगी, अब इसका मैकेनिज्म समझो क्या होगा, ये कार यहाँ से नीचे जाएगी तो ये स्पीड पकड़ेगी तो यहाँ पे टकराएगी, यहाँ पे टकराती ये इस लूप के अंदर एंटर हो जाएगी और फिर ऐसे जाके स्लो डाउन होगी और एक समय पर आके यहाँ पे आके ये लूप कंप्लीट कर लेगी। अब यहाँ पे लूप कंप्लीट करने की कंडीशन क्या है कि यहाँ पे जो सेंट्रीपिटल फोर्स मिल रहा है ना वो आपका सर्कल में रहने के लिए इनफ होना चाहिए। क्यों?
क्योंकि अगर यहाँ पे ये सर्कल में रहने जितनी कंडीशन में आ गई तो सिमेट्री के अकॉर्डिंग अगर जो चीज ऊपर चढ़ती है उतना ही तेजी से नीचे भी आती है, तो यहाँ पे अगर चढ़ाई हो गई तो यहाँ पे यानी उतराई भी हो जाएगी। सो इसलिए हमें अल्टीमेटली क्या करना है, इस कार को यहाँ पे हमें पहुंचा देना है सच दैट यहाँ पे सर्कुलर मोशन में रहे। ओके, सर्कुलर मोशन में अगर यहाँ पे कार रह जाएगी तो नीचे भी आ जाएगी, क्योंकि अगर यहाँ पहुंच गई तो नीचे भी आ जाएगी बाय सिमेट्री। समझ में आ रहा है इतना? थोड़ा दिमाग लगा सकते हो कि अगर तुम कहीं पे ऊपर पहुंच गए तो नीचे भी आ ही जाओगे अगर आपने वो मोशन की कंडीशन सेटिस्फाई कर रखी है तो। ठीक है, तो अपन थोड़ा देखते हैं आगे और समझ में आएगा। तो सबसे पहले अपन निकालते हैं यहाँ पे इसकी स्पीड कितनी होगी। तो यहाँ पे और यहाँ पे कंजर्वेशन में एनर्जी लगा दें, क्योंकि यहाँ पे किसी भी तरह का आपका एनर्जी लॉस नहीं हो रहा है, फ्रिक्शन तो है नहीं, तो लगा देते हैं। तो यहाँ पे आपकी टोटल पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी? ठीक है, पोटेंशियल प्लस काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे कितनी थी? काइनेटिक एनर्जी आपकी 0 थी, पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में? mg इंटू एच। गलत, कितनी हो जाएगी? टोटल हाइट देखते हैं यहाँ से कितनी हाइट पे है, तो ये हाइट यहाँ पे, तो ये हाइट कितनी है? 2r प्लस एच। 2r क्योंकि डायमेट्रिकली अपोजिट है ना, तो 2r और ये h, तो ये इतनी हाइट पे इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में, इस हाइट के इस हाइट के बराबर है ना पैरेलल लाइंस। और यहाँ पे कितनी स्पीड है? यहाँ पे हाइट 0 है, तो ये काइनेटिक एनर्जी को निकालेगा हाफ mv²। तो चलो ये अपनी पहली क्वेश्चन आ गई। ठीक है, फिर अपन देखते हैं कि अपन चलो यहाँ पे आए, अब यहाँ पे और इस पॉइंट पे अपन लगाते हैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ओके, वापस से इसे लगाने की खास जरूरत नहीं थी, बट यहाँ से और यहाँ पे भी अपन डायरेक्ट लगा सकते हैं, बट तुम लोग शायद कंफ्यूज होते हैं इसलिए मैंने ऐसा किया है। तो अपन इस पॉइंट और इस पॉइंट पे कंजर्वेशन एनर्जी वापस लगाते हैं। इस पॉइंट में पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? 0, लेकिन काइनेटिक एनर्जी है हाफ mv², इसके बराबर। पोटेंशियल एनर्जी 0 है, इक्वल टू यहाँ पे, अब यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी है आपकी? mg इंटू 2r, क्योंकि 2r हाइट पे और कुछ काइनेटिक एनर्जी भी है। तो अब अपन ने कंजर्वेशन एनर्जी तो अच्छे से यूज कर रहा है, एनएलएम यूज नहीं किया अभी तक, एनएलएम यूज नहीं किया, अपन एनएलएम भी आता है इस समय पर, एनएलएम भी आता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप देखो कि आप जब सर्कुलर मोशन कर रहे होते हो ना, तो आपको एक सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए होता है mv²r के बराबर टुवर्ड्स द सेंटर। ठीक है, तो ये आपको मैं बता देता हूँ कि आपकी कोई बॉडी अगर सर्कुलर फोर्स में है, सर्कुलर मोशन में है, तो इस बॉडी पे जितने भी फोर्सेस टोटल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन मतलब v स्पीड पे यूनिफॉर्मली घूम रही है r रेडियस पे, तो इस पे जितने भी फोर्स लग रहे हैं ना दुनिया भर के, उनका नेट रिजल्टेंट होना चाहिए mv²r बाय r टुवर्ड्स द सेंटर। ये एक चीज है, दिमाग में बैठा लो। क्या बोला मैंने? वापस से सुनो, ध्यान से सुनना, ये चीज नहीं आएगी तो फिजिक्स कभी समझ नहीं पाओगे। कि आपकी कोई भी बॉडी अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में है, अगर बॉडी का मास m है, रेडियस ऑफ द सर्कल r है, और वेलोसिटी यूनिफॉर्म वेलोसिटी नहीं, यूनिफॉर्म स्पीड, वेलोसिटी तो चेंज हो रही है ना, इसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है, देखो ऐसे ऐसे, अभी ये ऊपर जा रही है, अभी ये नीचे जा रही है, समझ रहे हो? लेकिन अगर उसकी स्पीड v के बराबर है तो mv²r उसकी टोटल हो जाती है सेंट्रीपिटल फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर। मतलब आपके जितने भी फोर्स लग रहे हैं ना दुनिया में, वो सारे के सारे का रिजल्टेंट इतना होना चाहिए टुवर्ड्स द सेंटर। तो चलो यहाँ पर अपन देखते हैं। तो ये वाला पॉइंट जो है यहाँ पे अपन को इंश्योर करना है कि ये चीज सर्कुलर मोशन में हो। तो अपन इस पॉइंट पे कार का एफबीडी फटाफट से बना लेते हैं। एक बार समझ आ रहा है क्या कर रहा हूं मैं? तो एक तो इस कार का जो मास है mg वो नीचे लग रहा है, ठीक। एक इसका जो नॉर्मल फोर्स है, नॉर्मल फोर्स किधर लग रहा होगा? इधर लग रहा होगा वापस से, तो नॉर्मल फोर्स भी आपका इधर ही लग रहा है n, ठीक है। और इस पूरे का रिजल्टेंट होना चाहिए आपका कितना? mv²r के बराबर, ठीक है। तो हम ये लिखेंगे कि mg प्लस n बराबर mv²r। ये अपने पास एक और इक्वेशन हो गई। ये क्या किया समझो वापस से, कि सेंटर की तरफ जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं, तो यहाँ पे सेंटर की तरफ दो ही फोर्स है, mg और n। अब n इधर क्यों लग रहा है? क्योंकि भाई नॉर्मल फोर्स हमेशा फ्रॉम द सरफेस टुवर्ड्स द बॉडी लगता है, तो सरफेस इधर है और बॉडी इधर है, तो इधर लगेगा ना फोर्स, समझ रहे हो? तो इसका नेट रिजल्टेंट अपन को mv²r के बराबर ही होना चाहिए, ठीक है। सेंटर ये चीज बहुत लोग कंफ्यूज करते हैं, मैं वापस से बता देता हूँ। सेंट्रीपिटल फोर्स में कोई फोर्स ऐड नहीं करना, इसका केवल और केवल ये मतलब होता है कि बॉडी पे जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं सबको वेक्टर सम कर डालो, और उनका जो नेट वैल्यू है वो mv²r टुवर्ड्स द सेंटर होना चाहिए। तो यहाँ टुवर्ड्स द सेंटर डायरेक्शन ये, तो ये हो गया, ये नथिंग बट f इक्वल टू ma है। सर्कुलर मोशन में बॉडी की एक्सेलरेशन ही v²r होती है, तो m इंटू a इक्वल टू रिजल्टेंट ऑफ ऑल फोर्स, वही लिखा हुआ है ये, ठीक है। तो ये अपनी एक और इक्वेशन होगी, mg प्लस n इक्वल टू mv²r। अब क्वेश्चन के अंदर हमको पूछा था कि h की मिनिमम वैल्यू क्या होनी चाहिए सच दैट ये पहुंच जाए। तो मिनिमम वैल्यू के कॉरेस्पॉन्डिंग यहाँ पे क्या है कि v की वैल्यू मिनिमम होनी चाहिए। देखो अगर v की वैल्यू बहुत ज्यादा होगी तो h की वैल्यू भी ज्यादा हो जाएगी ना, तो मिनिमम का मतलब है कि v की वैल्यू मिनिमम होनी चाहिए। v की वैल्यू मिनिमम का मतलब क्या है कि v डैश की वैल्यू मिनिमम होनी चाहिए, और v डैश, सॉरी यहाँ पे v डैश आ गया ना, v डैश यहाँ पे वेलोसिटी थी, v तो यहाँ पे थी,
तो v डैश स्क्वायर। तो इसका क्या मतलब है कि आपके v डैश की वैल्यू जब मिनिमम होगी तब आपके v की वैल्यू मिनिमम होगी, और v की वैल्यू मिनिमम होगी तो इसकी वैल्यू मिनिमम होगी। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करो, आई थिंक एक बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को जोड़ डालो, तो ये दोनों कट जाएंगे, तो क्या मिल जाएगा अपने को mg2r प्लस h इक्वल टू mg2r प्लस हाफ mv डैश स्क्वायर। ठीक है, इससे हमको क्या मिल जाएगा कि v डैश स्क्वायर mv डैश स्क्वायर बाय 2 इक्वल टू mgh। ठीक है, तो अब यहाँ पे तो v डैश और h के बीच में रिलेशन आ गई, तो उनको v डैश हटाना पड़ेगा ना, तो अपन v डैश यहाँ से हटाएंगे। तो एक बात बताओ, इस इक्वेशन के बेसिस पे एक बात बता सकते हो कि v डैश की मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है? थोड़ा सा सोचो, पॉज करके सोचना। v डैश की मिनिमम वैल्यू तब आएगी जब n की वैल्यू 0 हो जाएगी। n की वैल्यू कुछ भी हो जाएगी ना, तो ये v डैश के अंदर कंट्रीब्यूशन कर रही है। समझ आ रहा है आपको? तो इसलिए हमको n की वैल्यू जैसी, अब n की वैल्यू नेगेटिव तो हो नहीं सकती, नॉर्मल फोर्स की वैल्यू नेगेटिव थोड़ी होती है, तुम्हें धरती नीचे थोड़ी खींचने लग जाएगी, राइट? तो मिनिमम 0 हो सकती है, तो v डैश की मिनिमम वैल्यू जो है वो हो जाएगी, मतलब v डैश की वैल्यू इससे तो ज्यादा ही बड़ी होगी, mgr बाय m। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा। तो फ्रॉम दिस वी कैन पुट कि v डैश स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी मिनिमम, mgr बाय 2 इक्वल टू mgh, यानी कि h की मिनिमम वैल्यू हो जाएगी आपकी r बटे 2। समझ गए? तो यहाँ पे आपको की इनसाइड क्या यूज करने थे, पहले एक बार क्वेश्चन वापस बता देता हूँ। क्या किया, गाड़ी खड़ी हुई थी, नीचे आनी चालू हुई और लूप करवाना है, तो यहाँ पे अपन टूल्स देखते हैं। सबसे पहले ये टूल्स क्या क्या है, टूल्स कौन कौन से, एनएलएम है और कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ये अपने पास दो टूल्स हैं। फिर अपन ने क्या किया, देखा कि अप्लाई कैसे करें, तो अपन ने सबसे पहले कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी निकाल के यहाँ पे अपने वेलोसिटी पता कर ली। वो कहाँ से किया, इस इक्वेशन और इस इक्वेशन से। ठीक, हालांकि आप डायरेक्ट इस पॉइंट और इस पॉइंट पे भी लगा सकते थे, बट फॉर द सेक ऑफ क्लैरिटी मैंने इस तरीके से किया। तो आपने बेसिकली ये इक्वेशन ऑब्टेन कर ली। ठीक है, ये इक्वेशन जो मैं बॉक्स में लिखी है ना, आपको बेसिकली ये इक्वेशन मिल गई इन दोनों को यूज करके। यहाँ पे और यहाँ पे कंजर्वेशन एनर्जी लगा के आपने h और v डैश के अंदर, यानी यहाँ पे जो हाइट है यहाँ पे जो v डैश, इसमें रिलेशनशिप फाइंड कर ली। पर ये इजी स्टेप था। डिफिकल्ट स्टेप क्या था यहाँ पे, रियलाइज करना कि यार अपन को v डैश अगर मिनिमाइज करना है तो तब होगा जब जस्ट ऊपर, जब बॉडी है ना आपकी जस्ट ऊपर, तब वो कांटेक्ट एकदम से छोड़ दे, क्योंकि जैसे ही कांटेक्ट छोड़ेगी ना आप वापस से सर्कुलर मोशन में आ जाओगे। समझ रहे? ये बेसिकली ऐसा होगा कि यहाँ पे जाके एकदम रुक गई और फिर एकदम से वापस चालू हो गई, क्योंकि ये जस्ट आगे मूव हो गई है। समझ रहे हो? तो ये चीज यूज करके अपन ने मिनिमम बाउंड फाइंड किया है। तो मिनिमम वाले क्वेश्चन जब भी आते हैं ना, उसमें आप ट्राई करो कि आप इस तरह कोई बाउंड फाइंड कर सको। ठीक है, यूजुअली n को 0 कर देना इज अ वेरी गुड ट्रिक, है ना। कई बार जब वो थ्रेड होते हैं तो टेंशन को 0 करते हैं अपन, है ना। तो इस तरह की चीजें आपको थोड़ी दिमाग में होनी चाहिए कि थ्रेड के अंदर अपन ने 0 कर दी टेंशन, जब सर्कुलर मोशन में थ्रेड है। नॉर्मल फोर्सेस, तो नॉर्मल फोर्स को 0 कर दिया, तो जो भी कॉन्टैक्ट फोर्सेस होते हैं ना, उनको 0 करके कई बार अपन को एक मिनिमम बाउंड मिल जाता है। ओके गाइस, तो अब अपन कुछ और क्वेश्चन देखते हैं वर्क बाय एनर्जी के। तो अपन ने अब तक 2-3 तरह के क्वेश्चन देख लिए, अपने वर्क निकालने का क्वेश्चन देख लिया है अपन ने, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कम कंजर्वेशन ऑफ आपका एनएलएम को अप्लाई करके जो सर्कुलर वाला क्वेश्चन देखा था ना। तो इस तरह के 2 तरह के क्वेश्चन हो गए। अब इस चैप्टर में 2 तरह के क्वेश्चन और आते हैं, तो अपन देख लेते हैं। तो वर्क बेस्ड क्वेश्चन ही अपन देखते हैं यहाँ पे एक कि, चलो वर्क से पहले मैं आपको एक क्वेश्चन कराता हूँ बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वापस। और ये काफी पॉपुलर टाइप का क्वेश्चन है यार, और ये कई सारी किताबों में आपको मिल जाएगा, कई सारे एग्जाम्स में भी आ चुका है, तो ध्यान से सुनना। तो आपके पास एक टेबल पे चेन पड़ी हुई है जिसका 1/4 पार्ट जो है वो नीचे लटक रहा है, तो L/4 पार्ट नीचे लटक रहा है, और फ्रिक्शन जैसे सब कुछ। तो फ्रिक्शन जैसे तो क्या होगा, ये इसको नीचे खींचेगा और धीरे धीरे पूरी की पूरी चेन नीचे आ जाएगी। तो यहाँ पे ऐसा कुछ हो जाएगा कि पूरी चेन नीचे आ गई, L डिस्टेंस पे आ गई। तो हमको ये बोला कि यार यहाँ पे चेन रेस्ट पे थी, तो यहाँ पे इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी ये बताओ। ठीक है, तो अब यहाँ पे अच्छा क्वेश्चन है ये कुछ सेंस में। तो बेसिकली यहाँ पे अपन को कौन सा फॉर्मूला लगाना है, k + इक्वल टू कांस्टेंट। तो k1 अपन को पता है 0 है, k2 अपन को निकालना है, तो यानी u1 और u2 पता चल जाए, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी पहले और बाद में, तो काम बन जाए, तो निकालते हैं। तो यहाँ पे अगर आप थोड़े से बड़े हो जाओगे ना, तो मैं आपको क्या बोलूंगा कि ये चेन जो है इसके सेंटर ऑफ मास, इसका मास कितना लटकते हुए का m/4, ठीक है। इसका सेंटर ऑफ मास
mgl, तो इसका सेंटर ऑफ मास कितने डिस्टेंस पे, l/8 हाइट पे, और यहाँ पे मैं ये मान रहा हूँ कि ये वाला जो लेवल है ना, इस पे u = 0 है। तो इससे फायदा क्या होगा कि आपको इसके निकालने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि इसका 0 है। तो नीचे वाले का निकाल लो, तो नीचे वाले का मास कितना है, m/4, ऑब्वियसली बात है, यूनिफॉर्म चेन है, l/4 का मास m/4 होगा जी। और कितना नीचे है इसका u से, इसका सेंटर ऑफ मास -l/8 डिस्टेंस पे, तो mgl/32 हो जाएगी, माइनस में इसकी u1 की वैल्यू। और यहाँ पे बताओ क्या होगा, यहाँ पे मास भी पूरा है, g भी पूरा है, और -l/2 डिस्टेंस पे आपका सेंटर ऑफ मास। तो इन दोनों का डिफरेंस जब निकालोगे ना, तो वो कुछ ऐसा आ जाएगा आपका, तो k1 + u1 यानी कि -mgl/32 + 0, ये k और ये u इक्वल टू k2 अपन को फाइंड करना है प्लस mgl/2, और यहाँ पे माइनस आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे माइनस है। तो k2 की वैल्यू आप इस तरीके से अगर थोड़ा निकालोगे तो कुछ ऐसी वैल्यू आ जाएगी आपकी, नीचे 32, ऊपर आ जाएगा आपका कितना 15 mgl/32। हाँ, ये आंसर आ गया। ठीक है, तो अब ये जो क्वेश्चन है, ये देखो 2 मिनट का क्वेश्चन था। मैं अगर जेई नहीं होता तो ऐसे करता, क्योंकि सेंटर ऑफ मास से आप निकाल सकते हो आपकी पोटेंशियल एनर्जी, लेकिन ये ऑब्वियस नहीं है। हर चीज में ऐसा नहीं कर सकते अपन कि सेंटर ऑफ मास के अंदर डाल के निकाल लिया। यहाँ पे क्योंकि मास इनटू डिस्टेंस के लीनियर रिलेशनशिप है, इसलिए काम कर रहा है। वरना अपन कैसे करते हैं मैं आपको बताता हूँ। अगर अपन ने नहीं पढ़ा होता सेंटर ऑफ मास, तो अपन कैसे करते हैं, सेम आंसर लेके आऊंगे दूसरे टेक्निक से। ठीक है, तो मल्टीपल तरीके आना भी जरूरी है। अपन चलो देखते हैं। तो यहाँ पे देखो क्या करेंगे अपन, जैसे चेन लटक रही है, तो इसका अपन ऊपर से x डिस्टेंस पे एलिमेंट लेते हैं dx विड्थ का। ठीक है, तो इसका मास कितना होगा बताओ, dm m/l × dx, यूनिफॉर्म चेन है, रेशियो प्रोपोर्शन। ठीक है, ये तो ऑब्वियस होगा ना। अगर एक 10 मीटर की रस्सी का वजन 10 किलो है, तो 1 मीटर की रस्सी का वजन 1 किलो होगा। समझ रहे हो क्या करना, वही चीज है ये। अब अपन ने क्या किया, इसकी पोटेंशियल एनर्जी निकाली, तो ऊपर वाली तो 0 मान ली वापस से, तो निकालनी नहीं पड़ी। तो यहाँ पे कितनी हो जाएगी, dmgx। ठीक है, और x आपका माइनस में, तो कितना हो जाएगा ये m/lg, ये आपका दिख रहा है ना उसमें, हाँ, m/lg इंटू x इंटू dx। अब x की वैल्यू आपकी 0 से लेके जा रही है l/4 तक, -l/4 तक। ठीक है, क्योंकि अपना कोऑर्डिनेट सिस्टम नीचे जा रहा है ना, x की वैल्यू ऊपर थोड़ी जा रही है, नीचे जा रही है। तो ये कितना आ जाएगा, आप वैल्यू निकालोगे तो आ जाएगा mgl/32 माइनस। ठीक है, वैल्यू निकालोगे ना, इतनी आ जाएगी है। और सेम लिमिट अगर आपने 0 से l तक लगा दी, मतलब -l तक लगा दी, यानी यहाँ से यहाँ तक चले गए, तो ये -mgl/2 आ जाएगा। डिफरेंस लोगे तो आ जाएगा आंसर वापस से। ठीक है, तो ये मैंने आपको पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द चेन आपने बेसिक तरीके से निकाल के भी बता दी, mgx वाले तरीके से। ठीक है, कुछ भी नहीं किया, एलिमेंट लिया, उसकी पोटेंशियल निकाली और पूरे पे सम कर दिया, ये जो आ गया। और ये फॉर दिस सीन, सेकंड सीन में, राइट। और एक को मैंने सेंटर ऑफ मास से बता दिया। अब आपको सेंटर ऑफ मास पता नहीं चल रहा था, ऐसे कर लो। सेंटर ऑफ मास पता चल रहा था, ऐसे कर लो। ठीक है, तो हर चीज को करने के मल्टीपल तरीके होते हैं, तो कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है ना। तो ये एक काफी पॉपुलर सा क्वेश्चन है, तो मैंने आपको बता दिया। तो कभी भी यार ऐसा कुछ हो ना कि ग्रेविटी की वजह से कोई चीज फॉल हो रही है, जैसे चेन ग्रेविटी की वजह से फॉल हो रही है, फ्रिक्शन वगैरह नहीं है, तो आप कई बार सोच सकते हो कि हम शायद करेक्ट ये एनर्जी कंजर्वेशन से भी चीजें कर पाए। अब ये थोड़ा एक बढ़िया सा प्यारा सा क्वेश्चन है। कुछ ऐसा है कि आपके पास 2 रिजर्वायर है, इसमें आपका पानी जो है वो h1 हाइट तक है, इसमें आपका पानी h2 हाइट तक है। ठीक है, और ये अपने रिजर्वायर खोल दिया, तो बताओ क्या होगा, ये लेवल हो जाएगा, सब कुछ पानी इस लेवल पे आ जाएगा लगभग। ठीक है, तो बोल रहे हैं कि बताओ कि पानी ने कितना, तो सॉरी, ये बोल रहे हैं कि ग्रेविटी ने कितना काम किया। अब यार एक बार देखने में तो पता ही नहीं चल रहा है क्या करें इसमें, मतलब क्या, मतलब फ्लूइड डायनेमिक्स तो पढ़ी नहीं यार, आउट ऑफ सिलेबस आ गया है, तो ऐसा लगेगा ना एक बार तो। लेकिन थोड़ा अगर अपन ट्रिक लगाए तो हो जाएगा। तो अगर आप देखो तो पहले वाला सिनेरियो ऐसा कुछ था कि पानी यहाँ से यहाँ तक है, और अब पानी कहाँ से कहाँ तक होगा। अब हाँ, यहाँ पे एक चीज ध्यान रखो कि ये दोनों जो आपके जो वेसल्स है एकदम आइडेंटिकल है सब कुछ, तो अपन ये चीज समझ सकते हैं कि ये हाइट कितनी हो जाएगी, h1 + h2/2। ये तो समझ में आ रहा है ना, इतना तो सोच सकते होगे कि यार अगर एक बाल्टी है उसके अंदर 2 लीटर पानी है, एक में 1 लीटर पानी है, दोनों के दोनों सेम लेवल की हैं, उनको अगर जोड़ दोगे तो दोनों में टोटल 3 लीटर पानी हो गया, तो यानी कि एवरेज 1.5 लीटर हो जाएगा, यानी हाइट भी उतनी हो जाएगी बिकॉज एरिया सेम है इन दोनों का। ठीक है, समझ में आ रहा है ना इतना तो अपन को निकालना। तो यार अब यहाँ पे कुछ लोग ऐसा सोचेंगे कि अरे ये वाला मास इधर मूव हो रहा है, तो मास इनटू डिस्प्लेसमेंट का इंटीग्रेशन करते हैं, तो इस अप्रोच में बहुत दिक्कत आएगी आपको। तो अगर आप थोड़ा ध्यान से सोचो ना, तो हुआ क्या बेसिकली, ये वाला जो पानी है ना, ये इधर मूव हो गया है और कुछ भी नहीं हुआ है, दिख रहा है।
क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक तो पहले भी सेम टू सेम ही था ना, बस ये वाला पानी यहाँ मूव हो गया है, ठीक है। तो अपन को इस वाले पानी का मूवमेंट इनटू वो वाली चीज कर देनी है। तो इस वाले पानी पे फोर्स कितना लग रहा है, m इंटू जी, इसका जो भी मास है, ठीक है। अब यहाँ पे डेंसिटी ऑफ द लिक्विड रो दी हुई थी, ठीक है, वो मैं बताया नहीं था। तो मास इंटू जी हो जाएगा इसका आपका जो वेट है इंटू h डिस्प्लेसमेंट, f इंटू डी होता है ना, तो f कितना है, m इंटू जी, m ऑफ दिस मास इंटू जी इंटू डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है बताओ भाई, ये h हाइट पे था पहले, अब कितने पे आ गया, h1 प्लस h2/2, ठीक है। और मास जो वेट लग रहा था इधर लग रहा था, डिस्प्लेसमेंट इसका नीचे हुआ है, हॉरिजॉन्टल वाला तो गिनेंगे नहीं क्योंकि इस पे फोर्स इधर लगा है, तो अपन इधर वाले डिस्प्लेसमेंट को थोड़ी कंसीडर करेंगे, परपेंडिकुलर वाले की कोई वैल्यू नहीं होती, वर्क में काउंट नहीं होता है वो। तो अपन इस डिस्प्लेसमेंट को नेगलेक्ट करेंगे, नीचे वाले की बात करेंगे, नीचे कितना हुआ है, ये इतना हुआ है। अब मास इसका निकाल लो, तो मास निकालने का मतलब क्या होता है, वॉल्यूम इनटू रो। तो इसका एरिया आपको ए दिया हुआ था, मैंने मेंशन नहीं किया था बट आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो रो इनटू वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना है इसका बताओ, एरिया इनटू हाइट। अब ये हाइट कितनी बताओ, ये हाइट कितनी सोचो, h1 माइनस h1 प्लस h2/2, उतनी हाइट है इसकी, है ना। हमें तो ये वाली हाइट निकालनी है ना, ये हाइट h1 है और ये हाइट h1 प्लस h2 है, तो ये टोटल कितनी हो जाएगी, h1 माइनस h1 प्लस h2/2। तो आप इसको निकालोगे तो कितना आ जाएगा, m की वैल्यू इतनी हो जाएगी रो a g इंटू, और ये h1 माइनस ये बेसिकली हो जाएगा h1 माइनस h2/2, और ये भी उतना ही हो जाएगा। तो ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था कि नहीं था, ये क्वेश्चन जेईई एडवांस में आ सकते हैं इस तरह के, जिसमें थोड़ा कुछ घुमा दिया जाए और बच्चे घूम भी जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाया अपन ने। फिजिक्स में हमेशा इनवेरिएंट्स के बारे में सोचा करो, ये मैंने पहले भी बोला आपको, इनवेरिएंट का मतलब क्या होता है, ऐसी चीज जो चेंज नहीं हो रही है। तो यहाँ पे कौन सी चीज है जो चेंज नहीं हो रही है, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो पूरा पोर्शन है, ये पूरा का पूरा सेम टू सेम, इसको कोई फर्क ही नहीं पड़ा, ये बैठा हुआ है अभी का अभी। फर्क किसको पड़ा, इसको पड़ा केवल। तो हम जो इनवेरिएंट चीज है उसको हम छोड़ देंगे, और जो वेरिएंट चीज है उसको पकड़ के अपन उस पर वार्तालाप करेंगे, ओके। सो आई होप यू लाइक दिस क्वेश्चन, है ना। यहाँ पे ये चीज की इनसाइट ये था आपको कि इनवेरिएंट को समझो, ये इस क्वेश्चन का की इनसाइट था, और ये की इनसाइट्स आपको कहीं और नहीं मिलेंगे, ये आपको खुद ही सीखने पड़ते हैं। ये मैंने अपनी जेईई प्रिपरेशन में बनाए थे, मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। तो प्लीज दिमाग में चीज बैठाओ कि कई बार फिजिक्स में क्या होता है यार, कि कोई चीज चेंज नहीं हो रही होती है ना, हमें उसको भूल जाना है, और जो चीज चेंज हो रही है उसको कंसिडर करना है। अब हर जगह मत लगाना, ये थोड़ा दिमाग भी अपना चलाना। सो आई होप यू लाइक दिस। अब आपको मैंने काफी सारे तरह के क्वेश्चन करा दिए यार, मैंने इन द थ्योरी भी आपको कुछ क्वेश्चंस बताए थे, यहाँ भी कुछ क्वेश्चंस बताए हैं, ठीक है। सो आई होप यू एंजॉयड दिस सेशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड, आई एम श्योर दैट यू एंजॉयड इट। यदि आप अपनी पूरी जेईई प्रिपरेशन मेरे साथ करना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में मेरे जेईई के फुल कोर्स का लिंक मिल जाएगा। इस कोर्स में आपको जो यूट्यूब पे मेरे लेक्चर्स और प्रॉब्लम सॉल्विंग के वीडियोस मिलते हैं, उसके कंपेयर में बहुत ज़्यादा कंटेंट है, एंड आपको यहाँ पे प्रैक्टिस शीट विद सॉल्यूशन, टेस्ट सीरीज विद सॉल्यूशन दी मिलती है। इट्स अ कंप्लीट सॉल्यूशन, यू कैन रिलाई ऑन इट। आप यदि किसी कोचिंग जाते हैं या अगर आप सेल्फ स्टडी करते हैं, इन बोथ केसेस इट विल बी वेरी यूजफुल, सो डू चेक इट आउट, ओके। इसके अलावा मेरे जेईई के फ्री नोट्स भी डिस्क्रिप्शन में लिंक्ड हैं, एंड डिस्क्रिप्शन में और भी मैंने बहुत सारे रिसोर्सेज फॉर स्टूडेंट्स डाले हुए हैं, जैसे द बुक्स दैट आई रिकमेंड, माय सोशल मीडिया एंड माय न्यूज़लेटर इन केस यू वांट मोर कंटेंट, और इफ यू वांट टू अप्रोच मी विद एनी डाउट्स और सजेशन। नोट्स हैं नीट के स्टूडेंट्स के लिए, कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए, स्टार्टअप एंथुसियास्ट के लिए भी, ओलंपियाड एंथुसियास्ट के लिए भी कोर्सेज हैं, तो चेक जरूर कर लीजिएगा डिस्क्रिप्शन, आपको काफ़ी यूजफुल रिसोर्सेज वहाँ मिलेंगे। थैंक फॉर वॉचिंग, लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा फॉर मोर सच वीडियोज़। गुड लक।